हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक और है कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य प्रायः साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते हैं? टिप्पणी कीजिए। ठीक है, 2019 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग किया इन्होंने कि प्राचीन भारतीय इतिहास में इतिहास के अध्ययन में सहायक पुरातात्विक व साहित्यिक साक्ष्य प्रायः दोनों प्रकार की सामग्री एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य किए। ठीक है, बढ़िया। ये पूरक के रूप में तो कार्य करते ही हैं, क्योंकि एक दूसरे से दोनों की जो तिथियां वगैरह हैं वो निर्धारित हो जाती हैं। जहाँ तक देखा जाए, जो प्रमाणिक साक्ष्य साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक साक्ष्य को अधिक मान्य दिया गया है। इसके संदर्भ में कई इतिहासकारों के मत में अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं। फिर भी अंततः विचारात्मक के अंतिम परिणाम पुरातात्विक व साहित्यिक साक्ष्य दोनों को पूरक करके इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक साक्ष्य से ही नहीं साहित्य साक्ष्य उत्पन्न हुआ। तो एक बार यहाँ पर आपने चीज़ों को बता दिया इंट्रो में। ठीक है, ये अच्छा है इंट्रो आपका। ठीक है, यहाँ पर आपने बता दिया कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो सही बात है। लेकिन अब यही चीज़ आपको यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था, मतलब 2 बार ये चीज़ नहीं लिखनी है आपको। ठीक है, दोबारा नहीं लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है इस चीज़ को। अब सीधा यहाँ पर आ जाइए। E.H. कार व D.D. कौशाम्बी व R.S. शर्मा जैसे विद्वान इतिहासकार के अनुसार साहित्यिक साक्ष्य को बनने में पुरातात्विक साक्ष्य की भूमिका अहम होती है। इसके बिना उसकी आधार ही तैयार नहीं हो सकते। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य। अब यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में आपको बताना नहीं था। ठीक है, कई इस तरह के लिखिए जो कुछ पढ़ा गया हो और कुछ पढ़ा नहीं गया हो, तरह हड़प्पा सभ्यता, ये चीज़ें फिर आपने अनावश्यक डाल दी। ये क्वेश्चन की मांग नहीं है। साहित्यिक साक्ष्य, ये भी क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। उपरोक्त सभी प्रकार के साक्ष्य एक प्राथमिक दूसरे द्वितीयक श्रेणी में देखे जा सकते हैं, इसके प्रामाणिक कहे जा सकते हैं। देखिए, आप फिर क्वेश्चन से भटक चुके हैं। यहाँ पर आपको लिखना क्या था, कह रहा कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य प्रायः साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते हैं? यानी किस तरीके से सहायता करते हैं, ये चीज़ें आपको बतानी है। जैसे कि यहाँ पर आप बता सकते हैं, इंट्रो तो आपने लिख दिया। अब मेन बॉडी में आपको लिखना था कि कैसे करते हैं। मेन बॉडी में आपको लिखना था कि ये प्रशासन की जानकारी कैसे देते, प्रशासन की जानकारी की पुष्टि कैसे करते। ठीक है, फिर आप बता सकते थे कि स्थानीय स्वशासन की जानकारी कैसे देते, स्थानीय स्वशासन की जानकारी की पुष्टि कैसे करते। राजा के कर्तव्य नियमों का पालन, मान लीजिए कि किसी में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर, जैसे कि बाणभट्ट का हर्ष चरित्र में आप देखेंगे तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर की चीज़ें लिखी गई हैं, तो उसकी पुष्टि कई अभिलेख भी करेंगे कि नहीं ऐसा बात नहीं है। तो ये आप बता सकते हैं कि राजा के कर्तव्यों एवं नियमों के बारे में कैसे बता रहे हैं, नियमों के बारे में कैसे पुष्टि कर रहा है। ये पुरातात्विक साक्ष्य से अभिलेख आ गया। अब अभिलेख पर के जो चीज़ लिखी गई है उसमें थोड़ी सी वो छेड़छाड़ की संभावनाएं कम होती हैं। ऐसा नहीं है कुछ चीज़ को बदल दिया जाए, और जो लिखे गए होते हैं वो तो आप दूसरी भी लिख सकते हैं, अपने मतानुसार वो कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी ऐसी संभावनाएं कम होती हैं परिवर्तन की। तो ये कैसे पुष्टि करेंगे, तो किताब में कुछ और लिखा गया है, साहित्यिक स्रोत में जैसे कि हर्षचरित्र में कुछ और लिखा गया है, और किसी अभिलेख में इसके बारे में कुछ और लिखा गया है। फिर आप यहाँ पर बता सकते हैं भाषा, उस टाइम पे क्या भाषा बोली जा रही है उसकी पुष्टि भी वो कर सकते हैं। समाज के बारे में बताते हैं, समाज के बारे में किस तरीके से बताते हैं। सिक्के वगैरह जो होते हैं आपके, ये भी पुरातात्विक साक्ष्य में ही आते हैं। तो कौड़ियों का जो यूज है वो कौन करता था, सोने के सिक्कों का जो जिसको निस्क कहते थे उसका यूज कौन करता था, उस पर डेट क्या था, साहित्यिक स्रोतों में डेट क्या दिया गया था, इसकी पुष्टि करते हैं। यानी यहाँ पर आप बता सकते हैं तारीख की पुष्टि करते हैं। आपको सबको एग्जाम्पल के साथ बतानी है, तारीख की पुष्टि करने में सबको एग्जाम्पल के साथ आपको बतानी है। यहाँ पर साम्राज्य विस्तार के बारे में,
साम्राज्य विस्तार के बारे में कैसे पुष्टि करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि श्रीलंका में बहुत सारा सिक्के मिले गए थे, इस राजराज प्रथम के बहुत सारे सिक्के मिले थे, यानी वहाँ पर उसके साम्राज्य विस्तार को बताते हैं ये पुरातात्विक साक्ष्य। और वही चीज़ उनके ग्रंथों में भी लिखा गया था, जो उनके साहित्यिक स्रोत थे उसमें भी डेट वगैरह लिखा गया था, तो उसकी पुष्टि किस तरीके से करते हैं। इस तरीके से आपको इन सारी चीज़ों के बारे में, इस तरीके से आपको चीज़ों को बताना था। यहाँ पर आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे कि अशोक का श्रीलंका तक विस्तार था साम्राज्य का। इसका जो आपको मिल जाएगा विवरण, वो मिलेगा सिंहली ग्रंथों में। लेकिन इसकी पुष्टि कौन करता है, तो इसकी पुष्टि अशोक के अभिलेख भी करते हैं। अशोक के अभिलेख भी करते हैं। अब यहाँ पर आपका जो सिंहली ग्रंथ है वो किस में आ गया, साहित्यिक स्रोत में आ गया ये। और ये आपका आ गया किस में, पुरातात्विक में। तो ये पुष्टि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मान लीजिए कि सिंहली ग्रंथ में दे दिया गया कि हाँ ठीक है, इस सन में अशोक के द्वारा यहाँ पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया था, विजित किया गया था इस क्षेत्र को। और वही चीज़ अशोक के अभिलेख में बता दिया कि हाँ सही बात है, इस सन में अशोक के द्वारा वहाँ पर अपना क्षेत्र विस्तार किया गया था या विजित किया गया था। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर डाल करके बता सकते हैं। तो ये ऐसे एक दूसरे के पूरक होते हैं। आपने इंट्रोडक्शन तो बढ़िया लिख दिया कि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन पूरक कैसे होते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको चीज़ों को समझाना है। समाज के बारे में आप सिक्कों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, चित्रों के माध्यम से आप उनके सांस्कृतिक स्थिति को बता सकते हैं, सांस्कृतिक स्थिति को, कि सिक्कों पर किसकी किसकी मूर्तियाँ थीं। और साहित्यिक ग्रंथों में किस देव की चर्चा की गई है, साहित्यिक ग्रंथों में ये कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपने बता दिया कि अहम भूमिका तो होती है, लेकिन कैसे होती है ये आपने नहीं बताया। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि पहले क्वेश्चन को आप तोड़ना सीखिए, कि क्वेश्चन को तोड़ना कैसे है, चीज़ों को समझना कैसे है। उससे यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस तरीके से ये एक दूसरे को समझने में सहायता करते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है हेल्प करने का, ना कि नाम पूछ रहा है। थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं आपने निष्कर्ष क्या लिखा है। ये तो हो गया आपका। फिर ये चीज़ तो नहीं लिखनी थी, इसको ना लिखें। ये क्वेश्चन का मांग नहीं है, ठीक है, इसको तो बिल्कुल ही ना लिखें। इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम यहाँ पर हो गया, इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। उपरोक्त सभी प्रकार के साक्ष्य एक प्राथमिक तो दूसरे साक्ष्य द्वितीयक श्रेणी में देखे जा सकते हैं। अब ये प्रथम और द्वितीय, इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रथम और द्वितीय क्या होता है, द्वितीयक क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक ग्रंथ है कोई, और इस ग्रंथ में मान लीजिए कोई टीका लिखा जाता है, टीका इसी ग्रंथ से संबंधित, इसी में से कंटेंट लिया जाता है, कुछ कंटेंट अपना डाला जाता है और नाम को चेंज कर दिया जाता है, नाम को चेंज, रिलेटेड ये इसी से है, इसको कहते हैं टीका। ना कि हम साहित्यिक डायरेक्टली हम साहित्यिक साक्ष्य को नहीं कहेंगे कि ये द्वितीयक स्रोत है। द्वितीयक स्रोत में आपके वो आते हैं, मान लीजिए कोई साहित्यिक स्रोत है और उस पर आपने कोई टीका लिखा और टीका लिखने के बाद उसको अलग नाम दे दिया, कंटेंट वही है, आपने कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया, उसको कहते हैं द्वितीयक श्रेणी में। तो कोई भी शब्द लिखने से पहले उसका मतलब समझिए कि मतलब क्या है। और हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक एक शब्द का अर्थ समझें। इसके प्रमाणिक एक दूसरे की तुलना में पुरातात्विक उच्च किस्म की साक्ष्य कहीं नहीं कही जा सकती। उस उच्च किस्म की साक्ष्य, यदि आपने मेरी एनसीईआरटी की वीडियो देखी होगी 6 क्लास की एनसीईआरटी की, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, मैंने बाकायदा उस PDF में लिख करके बताया है बुक में, कि पुरातात्विक साक्ष्य की अपनी सीमाएँ होती हैं, सीमाएँ होती हैं। वो सीमाएँ कौन कौन सी हैं वो वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं
ठीक है। और मैंने कई बार आपको बता चुका, पिछले वाले वीडियो में मैंने पुरातात्विक साक्ष्य वाले क्वेश्चन ही मैंने आपके वहाँ पर चेक किए थे, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इसकी कुछ सीमाएं हैं। अगर वहाँ से भी थोड़ा सा आप देखे होते, सीखे होते, तो यहाँ पर ये लाइन नहीं लिखते, क्योंकि ये उच्च नहीं कही जा सकती। दोनों के एक दूसरे से जोड़ करके देखने की ज़रूरत है, और उसके बावजूद भी निष्कर्ष में आपको बताना है कि ये केवल एक दूसरे को जोड़ करके ही देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कार्बन C14 का भी यूज किया जाए ताकि इसको और स्पष्ट बनाया जा सके। इस तरीके से चीज़ों को आप देख करके कंक्लूजन लिख सकते हैं। फिर है कि पुरातात्विक साक्ष्य के ज्ञान के आधार पर ही साहित्यिक साक्ष्य की बुनियादी ढांचा गढ़ी गई है। इसीलिए कई इतिहासकार मतों की सहमति से ये कहा जा सकता है कि पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही साहित्यिक साक्ष्य को समझने में अधिक सहायक सिद्ध होती है। अतः कुल मिलाकर उपरोक्त चर्चाओं के माध्यम से निष्कर्ष यही निकलता है कि जितने भी इतिहासकार विद्वानों ने आज तक अध्ययन व इतिहास लेखन की अनुभव से अंततः परिणाम तक पहुंचते हैं कि प्रमाणिकता से नहीं, ऐसे नहीं। ये आप अगर देखेंगे तो एक अभी संशोधन हुआ है, अभी नहीं बहुत पहले संशोधन हो चुका है, तो वही संशोधनवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए ये कहा गया है कि पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य को और अधिक स्पष्ट बनाने हेतु वैज्ञानिक तकनीकी कार्बन C14 पद्धति का यूज किया जाना चाहिए। इस तरीके से आपको कंक्लूजन लिखना है। हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ठीक है एक दूसरे का तो पूरक ये होते हैं, लेकिन हम पूर्णतः नहीं कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। काफ़ी हद तक तो ये उसको समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उसमें भी उसकी कुछ सीमाएं हैं। उस सीमाओं को चाहे तो आप यहाँ पर बता करके भी आप बता सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य में ये सीमाएं हैं, साहित्यिक साक्ष्य में ये सीमाएं हैं। एक एक लाइन में आप उसको, एक लाइन में उसका बताएंगे, दूसरा लाइन में उसका बताएंगे, और तीसरे लाइन में आप अपना सुझाव दे देंगे कि संशोधनवादी अभी जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार इसको और स्पष्ट बनाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति जैसे C14 पद्धति पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। इस तरीके से आप अपने कंक्लूजन को लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन से भटकिए मत, थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, पहले पढ़िए उसको। पढ़ने के बाद से मैं आपको हर बार बताती हूँ, और हर बार मैं देखती हूँ कि आप क्वेश्चन से हमेशा हट जाते हैं। तो आप यहाँ पर तोड़िए क्वेश्चन को, तोड़ने के बाद से आप NCERT पढ़िए, NCERT पढ़ने के बाद से चीज़ों को समझिए कि किस तरीके से क्रमानुसार लिखना है। और जो चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं ना, वही अब यहाँ पर यदि पूछता कि आप इस मत से सहमत हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य में ये चीज़ें आती हैं, या ये कह देता कि पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य क्या होते हैं, टिप्पणी कीजिए, जब जाके आप ये सारी चीज़ें लिख सकते थे। इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का मांग नहीं था, इसलिए आप इन चीज़ों से बचें। और कुछ इतिहासकार बिल्कुल ना लिखें अगर आपको नहीं पता है, और किसी भी चीज़ को 100% आप ये ना माने कि वो सही ही है, क्योंकि उस काल का जो दृष्टिकोण था वो अलग था, आज का जो दृष्टिकोण है वो अलग है। नई नई तकनीकी है, तो नई नई तकनीकी जैसे आ रही हैं उसी तरीके से उस चीज़ का जो परिभाषा है वो बदलता जा रहा है, और किस तरीके से उसमें स्पष्टता लाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करते हुए आपको अपडेट रहना है, और इंक्लूड करते हुए उन चीज़ों को आपको अपने निष्कर्ष तक पहुंचना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।